हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे फिर से क्लिनिकल केस जो आपकी न्यू कॉम्पिटेंसी जो एनएमसी की न्यू कॉम्पिटेंसी उसमें लॉन्ग मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल केसेस होते हैं, 10 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन क्या है, 46 ईयर्स की मेल है, वो जाती है डॉक्टर के पास। कंप्लेन क्या क्या लेके जाती है? इंक्रीज इरेगुलर साइकिल्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स इरेगुलर हो चुके हैं काफ़ी ज़्यादा। इंक्रीज इरिटेबिलिटी, इरिटेबल है बहुत ज़्यादा, मतलब मूड स्विंग्स हैं। तीसरा क्या, इंक्रीज हॉट फ्लशेस। हॉट फ्लशेस का क्या मतलब होता है? जिससे लू लगना, फेस पे, चेहरे पे बहुत ज्यादा लू लगना। तो ये 3 सिम्टम्स लेके जा रही है वो डॉक्टर के पास। अब क्वेश्चन क्या पूछा है? पहला डायग्नोसिस, ठीक है, पहला है डायग्नोसिस। दूसरा है डिफरेंस बिटवीन पेरीमेनोपॉज एंड मेनोपॉज। तीसरा है फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ मेनोपॉज। और लास्ट है प्रोटेक्टिव रोल ऑफ एस्ट्रोजन इन दी बॉडी। अब देखो, जब आप पूरा क्वेश्चन, तभी कहते हैं हमेशा पहले क्वेश्चन पूरा पढ़िए। जब भी ऐसे कोई क्लिनिकल केस का क्वेश्चन आता है पूरे, इसमें देखो क्वेश्चन में ही आंसर है। अब आपको इतना तो समझ आ गया, मेनोपॉज से रिलेटेड क्वेश्चन है क्योंकि इसमें ही मेनोपॉज दिया है क्वेश्चन में, तो ये तो हमारे दिमाग में घुस गया है। अब क्वेश्चन है डायग्नोसिस। तो देखो, अब इसको मैं डायग्नोसिस में बहुत सारे लोग बोलेंगे मेनोपॉज है, बट मेनोपॉज नहीं है इसका आंसर। इसका आंसर है पेरीमेनोपॉज। पेरीमेनोपॉज, ये भी इट इज वेरी क्लोजली रिलेटेड टू मेनोपॉज, ठीक है। अब ये सिम्टम्स आपको समझ आ गए। पहला क्वेश्चन है डायग्नोसिस, तो डायग्नोसिस में आंसर आ जाएगा पेरीमेनोपॉज। अब होता क्या है पेरीमेनोपॉज? पेरीमेनोपॉज इज मेनोपॉजल ट्रांजिशन, ट्रांजिशन टू मेनोपॉज। इसका मतलब है मेनोपॉज से कुछ टाइम पहले, मेनोपॉजल ट्रांजिशन, ठीक है। मेनोपॉज से कुछ टाइम का जो पहले होता है, जब मेनोपॉज आने लग जाता है, उसको हम बोलते हैं पेरीमेनोपॉज। अब देखो, एज भी फीमेल की 46 इयर्स है, तो नॉर्मली जो मेनोपॉज की एज हम बोलते हैं 40 to 50 इयर्स, ठीक है। मेनोपॉज की एज 40 to 50 इयर्स हम लेते हैं। पेरीमेनोपॉजल होता है मेनोपॉज से कुछ 2-3 या 4 साल पहले का टाइम, 2-3 इयर्स बिफोर मेनोपॉज। तो इसमें अब कुछ लोग पूछेंगे भाई मेनोपॉज क्यों नहीं लिखा, तो उसकी भी बात करेंगे। पेरीमेनोपॉज मैंने बता दिया डेफिनेशन, इट इज जस्ट अराउंड मेनोपॉज, जस्ट बिफोर मेनोपॉज और ट्रांजिशन टू मेनोपॉज। मेनोपॉज क्या होता है? अब देखो, मेनोपॉज की जब डेफिनेशन की बात आती है तो मेनोपॉज होता है आपका सिसेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, परमानेंट सिसेशन, परमानेंट सिसेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंसेस। अब देखो, वर्ड मेंसेस ही होता है, मेंसेस का मतलब ही होता है स्टॉपेज, ठीक है, पॉज लग जाना। तो जब मेंसेस को पॉज लग जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हो जाते हैं पूरी तरीके से, उसको हम मेनोपॉज कहते हैं। और टेक्निकली, मेडिकली हम कब बोलते हैं मेनोपॉज हो गया एक लेडी का? जब 12 महीने से ज्यादा टाइम हो जाता है साइकिल आए हुए, व्हेन देयर इज मोर देन 12 मंथ्स ऑफ कंसेक्यूटिव साइकिल। जब 12 महीने से ज्यादा टाइम तक साइकिल नहीं आते हैं उसको, फीमेल को, तब हम बोलते हैं मेनोपॉज आ चुका है। तो ये है मेनोपॉज। तभी इसमें मैंने मेनोपॉज नहीं लिखा क्योंकि उसके साइकिल्स इरेगुलर है, अभी आ रहे हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन होता सेसेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, तब आप मेनोपॉज कर सकते थे। तो पहला क्वेश्चन हो गया डायग्नोसिस, हमने लिख दिया पेरीमेनोपॉज। सेकेंड है डिफरेंस बिटवीन पेरीमेनोपॉज एंड मेनोपॉज। तो मैंने आपको डेफिनेशन बता दिया क्या डिफरेंस है। आप देखिए डिफरेंस और फिजियोलॉजिकल डिफरेंस क्या होगा। अब देखो, ये जो रिप्रोडक्टिव एज होती है फीमेल की, ये कैसे, जब जैसे एक फीमेल बच्ची पैदा होती है उसके अंदर बड़े सारे एग्स प्रोड्यूस होते हैं, जिसको हम ओवेरियन फॉलिकल्स में बनते हैं, ठीक है। ओवरी होता है जो हमारा, उसमें फॉलिकल्स बनते हैं, उसमें एग्स बनते हैं। उन एग्स से रिलीज होता है हमारे एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, विच आर द फीमेल सेक्स हार्मोन्स। तो जितने भी चेंजेस रिप्रोडक्टिव ईयर्स में होते हैं वो सारे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कराता है। पर ये जो ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं ये एक लिमिटेड नंबर में होते हैं। इनिशियली तो बहुत ज़्यादा होंगे, धीरे धीरे जैसे एज फीमेल की रिप्रोडक्टिव एज के पास जाते हैं और खत्म होने वाली होती है, धीरे धीरे ये फॉलिकल्स कम होना शुरू हो जाते हैं और एक ऐसा टाइम आता है जब बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। तो जो पेरीमेनोपॉज है उसमें ओवेरियन फॉलिकल्स डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। ओवेरियन फॉलिकल्स काफ़ी डिक्रीज हो चुके होते हैं, क्योंकि जब बच्चा फीमेल बच्चा पैदा होता है तब काफ़ी ज़्यादा होते हैं, धीरे धीरे कम होते जाते हैं और खत्म होते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्ट्रेजिया। कंटिन्यूसली खत्म होते जा रहे हैं, एट्रेजिया मतलब खत्म होते जा रहे हैं। तो ओवेरियन फॉलिकल्स बहुत कम हो जाते हैं। जब ओवेरियन फॉलिकल्स ही खत्म हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो ईस्ट्रोजन का लेवल भी बहुत कम होता जाता है, डिक्रीज डिक्रीज। मेनोपॉज में क्या होगा? फॉलिकल्स भी खत्म हो गए और आपका ईस्ट्रोजन भी खत्म हो गया। तो ये डिफरेंस है आपका पेरीमेनोपॉज में और मेनोपॉज में। पेरीमेनोपॉज में ओवेरियन फॉलिकल्स अभी हैं पर कम है,
ईस्ट्रोजन की मात्रा भी कम है। यहाँ पे मीनोपॉज में ना ईस्ट्रोजन बचा है ना फॉलिकल्स बचे हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ मीनोपॉज बता दिया मैंने आपको। चाइल्ड बर्थ, फीमेल चाइल्ड बर्थ हैज अ लॉट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स। धीरे धीरे फॉलिकल्स अंडरगो प्रोसेस ऑफ एट्रीजिया, खत्म होना शुरू हो जाते हैं। तो जब फॉलिकल्स ही खत्म हो गए, फीमेल हार्मोन्स खत्म हो गए, ईस्ट्रोजन बिल्कुल खत्म हो गया, तब क्या होता है पीरियड, उसको बोलते हैं मीनोपॉज। हार्मोन्स लेवल बिल्कुल खत्म हो जाता है, ईस्ट्रोजन बिल्कुल खत्म हो गया तो उसको बोलते हैं मीनोपॉज। चाहिए इसमें और क्या क्या सिम्टम्स होंगे? इरेगुलर साइकिल्स, मीनोपॉज में तो साइकिल्स ही बंद हो जाएंगे। इरिटेबिलिटी, हॉट फ्लैशेस होते हैं। और क्या क्या होता है इसमें? इंसोम्निया, ठीक है, फीमेल को नींद कम हो जाती है। और क्या होता है इसमें? फटीग होता है। और क्या होता है इसमें इंपॉर्टेंट? यूरिनरी अर्जेंसी, बार बार यूरिन जाना पड़ता है, बार बार यूरिन जाना पड़ता है, तो यूरिनरी अर्जेंसी। अब लास्ट क्वेश्चन क्या है? प्रोटेक्टिव रोल ऑफ ईस्ट्रोजन। तो भाई प्रोटेक्टिव रोल ऑफ ईस्ट्रोजन तो बहुत ही एक मैजिकल हार्मोन जिसे बोलते हैं, बोल सकते हैं मैजिकल हार्मोन है, फीमेल्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो ईस्ट्रोजन अच्छा खासा रिलीज होता है तो फीमेल की बॉडी अच्छे से चलती है। अब देखो इसका प्रोटेक्टिव रोल क्या क्या किस किस पे होगा? ब्लड वेसल्स पे, और किस पे होगा इसका? यूरेथ्रा को सपोर्ट करता है, यूरेथ्रल सपोर्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट बोन मास, प्रोटेक्टिव इफेक्ट ऑन बोन। ठीक है, तो ईस्ट्रोजन का इन 3 जगहों पे प्रोटेक्टिव इफेक्ट। एक तो बोन मास पे, बोन मास की डेंसिटी बढ़ाता है, ब्लड वेसल्स को कोलेस्ट्रॉल प्लग से दूर करता है, बचाता है उनको, और सीडीएस पे भी, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे भी प्रोटेक्टिव इफेक्ट है, और यूरेथ्रल सपोर्ट करता है। ठीक है, अब जैसे जैसे ईस्ट्रोजन खत्म हो रहा है तो बोन मास की डेंसिटी कम होती जाएगी, उसकी वजह से क्या हो सकता है? ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, तभी फीमेल्स को ज्यादा चांसेस होते हैं ऑस्टियोपोरोसिस के आफ्टर मेनोपॉज बिकॉज ऑफ डिक्लाइनिंग लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन। सेकेंड है ब्लड वेसल्स पे प्रोटेक्टिव रोल है, कोलेस्ट्रॉल से बचाता है, तो एथेरोस्क्लेरोसिस के भी ज्यादा चांसेस हो जाएंगे और हार्ट अटैक के भी ज्यादा चांसेस हो जाएंगे। तभी हम सुनते हैं फीमेल, यंग फीमेल्स को बहुत कम चांसेस होते हैं हार्ट अटैक के एज कम्पेयर टू मेल बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ईस्ट्रोजन, बट आफ्टर मेनोपॉज हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो ब्लड वेसल्स पे प्रोटेक्टिव इफेक्ट है, सीवीएस पे भी। लास्ट हो गया यूरेथ्रल सपोर्ट। तो जैसे ईस्ट्रोजन कम होगा तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, और यूरिनरी लीकेज। देखा ना, ओल्ड एज में जब लेडीज होती हैं तो वो छींकती हैं तो यूरिन लीक कर जाता है, खांसी करने से भी यूरिन लीक हो जाता है। वो होता है बिकॉज ऑफ पहले अच्छा खासा यूरिथ्रल सपोर्ट होता है, धीरे धीरे ये खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये है इसका प्रोटेक्टिव इफेक्ट ऑफ ईस्ट्रोजन। और इसमें हम क्या हेल्प कर सकते हैं फीमेल्स को? इसका लास्ट एक और पार्ट हो सकता है, व्हाट इज द ट्रीटमेंट। तो बेसिकली तो ये नेचुरल फिनोमेना, इट इज फिजियोलॉजिकल फिनोमेना, ये तो हर एज लेडी में होना ही है। इसका एज ग्रुप जो 40 to 50 है, बट जो कॉमन एज हम लेते हैं इसकी वो 45 ईयर्स लेते हैं। ठीक है, तो आप लेडी को काउंसलिंग, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है काउंसलिंग करना। आप काउंसिल कीजिए कि ये नॉर्मल चीज़ है, नेचुरल चीज़ है, इससे डरने की कोई जरूरत नहीं, हर फीमेल को इस एज में होना ही होना है। दूसरा क्या है, फिर आप उनको ट्रीटमेंट ऑप्शन दे सकते हैं जैसे ईस्ट्रोजन और हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट चीज़ है हेल्दी लाइफस्टाइल। हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब क्या हुआ? आपने पेशेंट को फिजिकल एक्सरसाइज बतानी है। ठीक है, फिजिकल एक्सरसाइज जो वो कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू हर कन्वीनियंस वो बता सकते हो। और डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, कैल्शियम रिच डाइट, विटामिन डी रिच डाइट। तो ये सारी इसकी ट्रीटमेंट होगी और ये होल क्लिनिकल केस बन गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।